हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDZ ऑलराउंड। तो दोस्तों, SPPU पुणे यूनिवर्सिटी MSc केमिस्ट्री सैंपल पेपर में डिस्कस करने वाला इस वीडियो के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट मेल कर रहे थे कि MSc केमिस्ट्री SPPU का सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ आप वीडियो एक जरूर बनाओ ताकि हमें एग्जामिनेशन में कुछ समझ आए किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। जो रिपीट एग्जामिनेशन दे रहे हैं उस स्टूडेंट को थोड़ा सा समझना आसान होगा, बट जो पहली बार विजिट कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर MSc केमिस्ट्री में, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो मैं वही आपका सैंपल पेपर में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। ये क्वेश्चन जो है आपको 100 रहने वाली है। मैं आपको पार्ट वाइज वीडियोस में कंप्लीट करा दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं 30 क्वेश्चन में डील करूंगा, सोल्व करूंगा, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करके इजी वे में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और जो न्यू चैनल विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो जरूर। आपके पास टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम है, तो कम टाइम में आपको प्रिपरेशन करना है। तो मैं आपको एग्जामिनेशन से आपको 24 जुलाई को एग्जामिनेशन होने वाली है MSc केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट के लिए SPPU पुणे यूनिवर्सिटी का। तो जल्द से जल्द आपको एग्जामिनेशन से पहले आपको पूरी 100 क्वेश्चन मैं डील कर दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ इजी लेवल में। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा क्योंकि आपके फायदे के लिए, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपके फायदे के लिए है, तो प्लीज लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर द प्योर सब्सटेंसेस ऑफ प्लॉट गिव्स फ्री एनर्जी अगेंस्ट द टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको इसमें सिंपल सा, मैंने बोला क्वेश्चन बहुत इजी होता है। 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होती है, इसमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी होता है। 2 सेक्शन में आपको एग्जामिनेशन ली जाती है। मैंने पेपर पैटर्न भी बता रखा हूं, तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि 2 सेक्शन में आपको एग्जामिनेशन होती है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो कॉमन एप्टीट्यूड से होता है और पार्ट बी जो होता है आपको डोमेन स्पेसिफिक केमिस्ट्री से होता है। तो जो केमिस्ट्री होता है बहुत ईजी लेवल में क्वेश्चन होता है, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन इजी वे में करवा रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर ए सब्सटेंसेस ए प्लॉट ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी एंड अगेंस्ट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको एक प्लॉट बताना है कि गिव्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में जो प्लॉट होगा वो आपको बताना है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो इसका जो आंसर आपका होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला बेस पे ही प्लॉट बनाया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है गिव्स एनर्जी का dg - S dt + VdP। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला को हम कैसे इवेल्युएट करते हैं, तो इस फॉर्मूला को आपको इससे इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, ये आपका बॉर्न हैबर साइकिल का एक फॉर्मूला होता है, एक स्क्वायर होता है। उससे हम बहुत सारे फॉर्मूलाज जो थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो बहुत सारे फॉर्मूलाज को इससे हम इवेल्युएट करते हैं। तो dg यहाँ पर देख सकते हैं, dg है गिव्स फ्री एनर्जी का डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि dg = कैसे हम इसको इवेल्युएट करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बार फोकस कीजिए कि dg मतलब कि गिव्स एनर्जी निकालने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं d जो T है और यहाँ प्रेशर है। तो पहले हम T को लेकर के चलेंगे, नीचे की ओर लेकर चलेंगे, तो आपका T का आपका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, और इसका जो क्रॉस है यहाँ पर देख सकते हैं एंट्रोपी, आप इसका मल्टीपल में होगा। ठीक है, तो जो भी आप निकालिएगा, जैसे हम गिव्स एनर्जी निकाल रहे हैं तो इसके एक नीचे और एक ऊपर देखते हैं। तो नीचे और एक ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं, और P है प्रेशर है और नीचे आपका टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर को आपको चेंज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और इसे जो क्रॉस है वो आपका एंट्रोपी है, और क्रॉस भी है उसका अपोजिट क्रॉस है, इसलिए एंट्रोपी आपका नेगेटिव में होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रेशर आपका है, प्रेशर का क्रॉस में आपका क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम आपका सेम क्रॉस में है, इसकी वजह से वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, तो VdP। तो इस तरह से आप निकालते हैं फॉर्मूला को। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपको बता दूं थोड़ा सा कि SPTV जो होता है वो आपको कोऑर्डिनेशन वेरिएबल होता है और HgAu जो होता है आपको पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को आप यहाँ देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का मैंने फॉलो किया, y = -mx + c या फिर +mx + c, बट इस पे आपको -mx + c आपको फॉलो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप आपका नेगेटिव है, तो आपको निकालना किसके प्लॉट में, गिव्स एनर्जी एंड टेम्परेचर के अगेंस्ट में आपको प्लॉट बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर प्लॉट देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये प्लॉट होगा टेम्परेचर एंड गिव्स फ्री एनर्जी का प्लॉट यही होगा, इसमें प्रेशर आपका कांस्टेंट होगा एंड गिव्स एनर्जी टेम्परेचर के बीच में प्लॉट यही होगा। अब रीजन ये है कि नीचे क्यों हुआ, आपको जो स्लोप था वो आपका स्लोप अब जो था वो आपका नेगेटिव में स्लोप था। जब नेगेटिव में स्लोप रहता है तो नीचे की ओर आएगा, और जब पॉजिटिव में स्लोप रहेगा तो आपको इस तरह से जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जो आंसर होगा आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको यही प्लॉट था, आपका सोल्यूशन में भी यही प्लॉट था। ठीक है, जो बी ऑप्शन में आपको दे रखा है, अगर आपका स्लोप अगर पॉजिटिव होता ना, पॉजिटिव होता तो आपका बी ऑप्शन होता, बट यहाँ पर स्लोप क्या था, नेगेटिव था, इसकी वजह से आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड PT H2 1 ATM दे रखा है, H+ दे रखा है और pH भी दे रखा है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो आपको निकालना है सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H2। यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, सेकंड नंबर का आपको PH2 1 ATM दे रखा था, क्वेश्चन में आपने रीड किया, pH आपका 10 दे रखा था। तो एक फॉर्मूला होता है H+ कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, आपको pH दे दिया हुआ गिवन है,
तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पता ही होगा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ में H प्लस जब कॉन्सेंट्रेशन इवेल्युएट करेंगे तो आपका 10 का पावर माइनस 10 आएगा। ठीक है, आपको इतना तो पता ही होगा कि pH से H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कैसे इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपका इक्वेशन होता है, मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में बताया था कि 1/H2 जो था वो H2H प्लस में जा रहा था, तो H2H प्लस में आपको रिएक्शन देख सकते हैं, ये रिएक्शन होगा और इसको बैलेंस करने के लिए हाफ H2 से मल्टीपल कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल नर्नेस्ट इक्वेशन का, E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन N लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन PH2। ठीक है, सिंपल से आपको कुछ करना नहीं है, अब E0 आपको तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आपको निकल के आया वो आपको 10 के पावर माइनस 10 आई और PH2 जो दिया था वो आपको 1 ATM दे रखा था, 1 ATM फिल कर देना है बस। और आपको जो आपको जो सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब वैल्यू आएगा H2 का वो 0.59 वोल्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सेकंड का जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 0.59 वोल्ट। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuCl2, ठीक है, कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन यूजिंग 2 copper electrode the weight of copper increase by 2.0 weight at anode। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, नॉर्मली अगर आप समझ जाते हैं तो अब आंसर इजी वे में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं थर्ड नंबर का कि जब भी आप कॉपर का मोल निकालते हैं तो मोल आप नॉर्मल वे में फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि मोल कैसे निकालते हैं। तो मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है गिवन मास अपन मोलर मास, ये मोल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा था गिवन मास कितना दे रखा था 2.0 ग्राम आपका इंक्रीज करा था एनोड पे। ठीक है, और कॉपर का जो आपका मोलर मास होता है वो 63.5 ग्राम पर मोल होता है। तो आप उससे डिवाइड कीजिएगा तो आपको फाइनली आ जाएगा 0.031 मोल देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है एसपीपीयू के अंदर, बट कम टाइम होता है, कम टाइम में आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। थर्ड नंबर में आपने सोल्यूशन देखा, सोल्यूशन में आपको था 0.03 आपका दे रखा था। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर, बट अगर मैं बता दूं यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है तो अप्रोक्स में 0.2 मोल हो जाएगा। ठीक है, 0.03 और 0.2 में ज्यादा का फर्क नहीं होता, 0.17 का फर्क होता है, तो अप्रोक्स में वही होगा। तो थर्ड का जो आपका आंसर आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, 0.2 मोल्स ऑफ CO2 विल गो इनटू द सॉल्यूशन। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर प्रोसीड विद द हाफ लाइफ ऑफ 500 मिनट्स at pH 5। ठीक है, फॉर एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, हाउएवर इफ pH 6 द हाफ लाइफ चेंज 50 मिनट्स द रेट ऑफ इन्वर्जन केन शुगर इज रिटन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, हाफ लाइफ पे है। आपने अगर पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा हाफ लाइफ का फॉर्मूला, तो टी हाफ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कंसंट्रेशन के पावर n-1, इसका फॉर्मूला होता है टी हाफ का। तो आपको पता है कि जो टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर पर डिपेंड करता भी नहीं है। तो यहाँ से मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेकर चलता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगा समझने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चन में दे रखा था टी हाफ आपको 500 मिनट 500 मिनट दे रखा था pH 5 पे। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा था टी हाफ आपको 50 मिनट pH कितने पे, pH 6 पे। ठीक था, pH 6 पे, तो आपको यहाँ पर लिखा है pH 6 पे। तो क्वेश्चन आपने अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो जो उसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर जो pH में 5 आपको दे रखा था उसको आपको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालना था। तो एक H प्लस आपको कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेना है और एक pH 6 दे रखा था उसका H2 जो कॉन्सेंट्रेशन मैंने निकाल दिया। तो उसमें आपको यहाँ पर 2 pH दे रखा था, हमको pH 1 मानेंगे, एक pH 2 आपको मान सपोज करना होगा। तो उस हिसाब से हम कॉन्सेंट्रेशन H1 माने हैं और कॉन्सेंट्रेशन H2 माने हैं। तो H1 जो प्लस कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको 10 का पावर -5 हो गया, निकाल दिया मैंने pH से, और H2 जो प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो हुआ 10 का पावर -6 हो गया। ठीक है, और टी हाफ 1 और 2 आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया कि टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और इसके यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं, टी हाफ जो फॉर्मूला होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है 1 अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का पावर n-1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अच्छे से देख सकते हैं। जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो k का वैल्यू आता है, तो यहाँ पर k का वैल्यू को हम हटा करके तो टी हाफ को हम लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन a के पावर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का पावर n-1। तो बस मैंने इसी पे इस चीज को पुट कर दिया है। तो a इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a का पावर n-1 है, तो इसको अगर हम ऊपर भेजेंगे तो माइनस में चल जाएगा पावर, मतलब कि जो n-1 था वो ऊपर जाएगा, मतलब कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, तो 1 - n हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 - n हो गया क्योंकि मैंने उसको ऊपर भेज दिया। तो ऊपर भेजने के बाद टी हाफ 1 इज इक्वल टू आपको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आएगा, क्योंकि इनिशियल आपका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसलिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगा, पावर 1 - n होगा। टी हाफ 2 जो होगा वो आपको सिर्फ H2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगा, 1 - n होगा। ठीक है, बस आपको वैल्यू
पुट कर देना है। टी हाफ आपको दे रहा था 500 मिनट्स एंड टी हाफ 2 दे रखा था 50 मिनट्स, ठीक है। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दे रखा था आपको 10 के पावर -5 और H+2 कॉन्सेंट्रेशन दे रखा था 10 के पावर -6 के पावर 1 - n, ठीक है। उसके बाद पुट करो तो n का जो वैल्यू आएगा वो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे इसी फॉर्मूला पे आपको पुट कर देना है, पुट करने के बाद आपको आंसर देखने को मिल जाएगी। तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शुगर का पावर 1 और एच का पावर n, तो शुगर का पावर 1 रहेगा और एच का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पावर जो होगा वो आपका क्या होगा, आपको n होगा। तो n का वैल्यू कितना आया है, n का वैल्यू आपका 0 आया है, वहां पर आपको h प्लस कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगा सिंपल वे में, ठीक है। तो फोर्थ जो आंसर होगा आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। बी में थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक किया गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि शुगर में 0 कर दिया है और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 1 कर दिया है, बट आंसर ऐसा होता है, आंसर जो होगा रियल आंसर वो शुगर का 1 होगा और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ठीक। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पूछा, हाँ द रिएक्शन ए से सी की ओर जा रहा है और ए से डी की ओर जा रहा है। तो जब ए से सी की ओर जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऐसे आपको दे रखा है, ए से आपको सी जा रहा है और ए से आपको डी जा रहा है। तो जब ए से सी जा रहा है तो वहां पर आपको K1 वैल्यू हो रहा है और ए से जब डी जा रहा है तो वहां पर आपको K2 वैल्यू होगा, ठीक है। उसी पे आपको फॉलो करना है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से। द रिएक्शन इज स्टार्टेड विथ ओनली ए, रिएक्शन आपको स्टार्टर ए से होता है, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ऑलवेज इक्वल टू डी, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन सी है, मतलब इसका है और इसका दोनों का आपस में क्या है, इक्वल है, सेम है किसी भी टाइम पे, ठीक है। व्हाट विल बी द टाइम व्हेन ऑल द 3 कॉन्सेंट्रेशन आर इक्वल, तब आपका किस टाइम में तीनों जो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। तो आपको उस हिसाब से ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आप देख सकते हैं सोल्यूशन, देख सकते हैं कि सोल्यूशन मैंने आपको बताया भी कि आपको ए कॉन्सेंट्रेशन से सी में जा रहा है तो K1 हो रहा है और ए से आपको डी में जा रहा है तो आपको K2 हो रहा है। जब सी का कॉन्सेंट्रेशन और डी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपको बराबर है, इक्वल है, क्वेश्चन में बताया इसे, तो उस हिसाब से K1 और K2 भी आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते क्वेश्चन ये था, तीनों कॉन्सेंट्रेशन जब इक्वल हो जाएगा तो क्या क्या उसका रेट होगा, क्या उसका टाइमिंग होगा, ठीक है। तो आपका सी कॉन्सेंट्रेशन और डी कॉन्सेंट्रेशन आपका ए कॉन्सेंट्रेशन जो तीनों इक्वल हो जाएगा वो आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो उसी पे फॉर्मूला पर बनाना है कि टी जो फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 1/k इंटू ln इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको A0 हो जाएगा, आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपको A0/3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप K को हम लिख सकते हैं K1 प्लस K2, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो K को आप K1 प्लस K2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ln आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जब ln आपका 3 आ जाएगा तो K1 और K2 को हम, K1 और K2 आपस में इक्वल है। जब K1 और K2 जब इक्वल है तो K1 को K2 भी लिख सकते हैं और K2 को K1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही किया मैंने, यहाँ पर जो K2 है K2 का मैंने K1 पुट कर दिया है। तो जब K1 पुट करना K1 प्लस K1 कितना होगा, 2K1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा T इक्वल टू 1/2K1 ln 3 आएगा। यहाँ पर n मैंने छोड़ दिया है बट ln 3 आएगा, या फिर ये भी आ सकता है T इक्वल टू 1/2K2 ln 3 आ जाएगा। दोनों आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि K1 को भी हम K2 तो लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने K2 को K1 लिखा वैसे मैंने K1 को भी तो K2 लिख सकता हूं। तो जब K1 को K2 लिखूंगा तो आपको ये आंसर आएगा और K2 जब K1 लिखूंगा तो आपको ये आंसर आएगा। तो दोनों आंसर आपका सही है, बट ऑप्शन में आपको देखना है कौन आंसर आपका सही होगा। फिर आंसर होगा ln 3, आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, T इक्वल टू 1/2K1 ln 3। 6 क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्कम्पनाइड बाय ए डिक्रीज ऑफ एंट्रोपी। जिसमें बताना है कि इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा जिसमें एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि एंट्रोपी किस पे डिपेंड करता है, रैंडमनेस ऑफ गैस। तो जितने जिसमें गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे जिस रिएक्शन के अंदर, उसमें क्या होता है कि गैस का रैंडमनेस ज्यादा होता है। जब गैस का रैंडमनेस ज्यादा होता है वहां पर आपको एंट्रोपी जो होता है वो आपको इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया डिक्रीज, तो जिस रिएक्शन के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स या डेल्टा Ng सबसे कम होगा उस रिएक्शन के अंदर आपको क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीज करेगा। और जिस रिएक्शन के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वहां पर रैंडमनेस ज्यादा होगा और एंट्रोपी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट में जितने ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल होगा वहां पर रैंडमनेस कम होती है और एंट्रोपी डिक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि उसके रिएक्टेंट के अंदर आपको 3 गैसेस मॉलिक्यूल दे रखा है, प्रोडक्ट के अंदर आपको 2 दे रखा है। समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिस रिएक्टेंट के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा होता है, गैसेस का जो रैंडमनेस होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है और एंट्रोपी डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि जब डेल्टा Ng निकालोगे तो डेल्टा Ng जो वैल्यू माइनस में आएगा तो आपका गैसेस मॉलिक्यूल कम आएगा, तो रैंडमनेस कम होगी तो एंट्रोपी कम हो जाएगा। तो 6 का आंसर आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम
इन पीएम मतलब पिकोमीटर गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी, आपका काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालना है, मतलब लैम्डा का वैल्यू आपको निकालना है। नॉर्मली आपको क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला बेस से क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला होता है के ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है वो आपका पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। इसी फॉर्मूला पे आपको पुट करना है, ठीक है। इसमें आपको पी का वैल्यू निकालना है और वेवलेंथ का अपना फॉर्मूला जानता है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन p होता है। तो आपको यहां से p को इवेल्युएट करके इसमें आपको p का वैल्यू पुट कर देना है, वहां से आपका वेवलेंथ का वैल्यू निकल जाएगी और आंसर आपका मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन, यहाँ पर देख सकते हैं आपको काइनेटिक एनर्जी जो सोल्यूशन दे रखा था वो 13.6 वोल्ट दे रखा था। आपको वेवलेंथ निकालना है, मैंने आपको बता दिया हूं कि आपको के का वैल्यू निकाल करके, यहाँ पर के का फॉर्मूला यही होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है जिसमें आपको p निकाल लेना है, इवेल्युएट कर लेना है। p जैसे इवेल्युएट करोगे वेवलेंथ का जो वैल्यू होता है इक्वल टू h अपॉन p होता है, p का वैल्यू पुट कर देना है और वेवलेंथ का वैल्यू निकल जाएगी। तो फाइनली जो वेवलेंथ का जो वैल्यू आएगी इज इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर 2m के ई, ठीक है। तो यहां पर आपको मालूम है कि h जो होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, उसका फॉर्मूला होता है, उसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 होता है 10⁻31 kg, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, उसको आपको जूल में लाना होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻19 जूल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ठीक है। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, आपको वैल्यू को पुट कर देना। वैल्यू को पुट करने के बाद वेवलेंथ की जो वैल्यू आएगी वो 3329 आएगी, मतलब कि 332 मतलब 332.9 पिकोमीटर आपका आएगी, ठीक है। तो फाइनली आपका 7 में जो आंसर आपका होगा 332.8 या 9 आपको डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 प्लस एंड CO, मतलब N2 प्लस एंड CO का आपका बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो आपको पता है कि N2 का जो बॉन्ड होता है वो आपका 3 होता है, ठीक है। और जब N2 प्लस होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या होता है, उसका कम होता है, मतलब 0.5 कम होता है। तो मैं आपको बता दूं जैसे N2 होता है या N2 प्लस होता है या N2 माइनस होता है या फिर O2 होता है या O2 प्लस या O2 माइनस होता है, जो आपका N2 होता है तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर आपको मालूम हो, आपको पता होता है कि N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 होता है। तो जैसे N2 प्लस करेंगे तो वहां पर 0.5 इलेक्ट्रॉन की माइनस हो जाती है और जैसे N2 माइनस करेंगे तो वहां पर 0.5 की प्लस हो जाती है N2 से। तो यहाँ पर N2 प्लस है जिसका मतलब है कि 0.3 से 0.5 माइनस होगा तो 2.5 आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से भी एक ट्रिक है तो यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा। तो ये हर केस में नहीं होता है, बस हाँ कुछ डायटोमिक्स में आपको होता है, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, ये सब में आपको होता है, C2 में होता है, ये सब में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको N2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा आपको 2.5 होगा और CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका 3 हो जाएगा। तो 8 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। तो OF2 का आपको बताना ऑक्सीजन पे हाइब्रिडेशन क्या रहती है। तो ये भी सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीजन यहाँ पर OF2 देख सकते हैं, आपको इस तरह के OF2 का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर आपको 2 लोन पेयर होते हैं, मतलब कि 2 लोन पेयर आपको देखने को मिलती OF2 के अंदर। तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आपको सिंपल सा पता होता है या स्टेरिक नंबर निकालने के लिए सिंपल सा मालूम होता है कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है। तो सिग्मा बॉन्ड आपको 1 से 2 है और 2 लोन पेयर हो गए तो कितने होंगे 4 हो गए, तो आपका sp3 देखने को मिल जाती है। तो OF2 में ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा वो आपका sp3 आपका हाइब्रिडेशन हो जाएगी, ठीक है। तो 9 का आंसर आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन H2 मॉलिक्यूल इज 4400 सेंटीमीटर इनवर्स, व्हाट विल बी द frequency of vibrational in HD if the force constant in these two molecules were the same। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं, बाकी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर लीजिए, आप खुद से कोशिश कीजिए इसको बनाने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे रखा, बाकी आपको 3 ऑप्शन मैं आपको शो करता हूँ। 10 का जो बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी ये 3 ऑप्शन आपका 10 का है। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन BF3 मॉलिक्यूल। तो BF3 मॉलिक्यूल का आपको वाइब्रेशन बताना है और रोटेशनल बताना है, क्या इसका DOF होता है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। तो अब मैं आपको बता दूं वाइब्रेशन के लिए क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो लीनियर और नॉन लीनियर यहाँ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो लीनियर BF3 लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो BF3 जो होता है वो आपका नॉन लीनियर होता है, ठीक है। ये आपका प्लेनर होता है तो ये नॉन लीनियर है। तो आपको जो वाइब्रेशन होता है वो लीनियर के लिए आपको 3n-5 होता है इसका फॉर्मूला लीनियर के लिए, और नॉन लीनियर के लिए आपको जो फॉर्मूला होता है वो आपको 3n-6 होता है, ठीक है। तो BF3 आपका नॉन लीनियर है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वाइब्रेशन के लिए 3n-6 होगा, ठीक है। तो BF3 के अंदर आपको कंपोनेंट कितने हैं, 4 कंपोनेंट है, 3 फ्लोरीन 1 बोरॉन।
तो आपको 4 कंपोनेंट है तो n की जगह आपको 4 भरना होगा, 4 फिल करना होगा, तो 4 इंटू 3 12 माइनस 6 आपका 6 देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो 6 देखने को आपको मिल जा रही है, तो फर्स्ट में आपको जो वाइब्रेशनल जो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम वो आपका 6 होगा। ठीक है, बाकी आपको रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर दूं तो रोटेशनल जब डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है तो लीनियर के लिए आपको रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है और नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 3 होता है। तो आपको रिमेंबर कर लीजिएगा हमेशा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशनल के लिए अगर लीनियर है तो रोटेशनल के लिए 2 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और नॉन लीनियर के लिए मॉलिक्यूल अगर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो उसका जो आपका रोटेशनल होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको वाइब्रेशनल की बता दिया कि जब लीनियर होगा तो 3n-5 होगा और जब नॉन लीनियर होगा तो 3n-6 होगा। तो उसी पे आप फिल कर सकते, जो n आपका है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, तो 11 का आपका आंसर आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 21 आवर, hence the fraction of radioactive element in this disintegrated after 84 hours। तो हाफ लाइफ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो हाफ लाइफ दे रखा है इस 21 आवर आपको दे रखा है, टी हाफ दे रखा है। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि hence the fraction of radioactive element, जब हम एलिमेंट को डिसइंटीग्रेटेड करते हैं उसके बाद 84 आवर्स हो जाता है, हो जाएगा। तो वहां पर टी आपको जो दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, टी आपको दे रखा है आपको 84 आवर, आपको जो टी हाफ दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, आपको 21 आवर दे रखा है। ठीक है, तो अब सिंपल आपको निकालना है, बहुत इजी वे में आपको बन जाएगी। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, डीके कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे आपको डील करना होता है। 12th नंबर के यहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हैं, डीके कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, तो इससे पहले आपको निकालना इसलिए जरूरी था कि यहाँ पर मेन फॉर्मूला जो होता है, आपको ये फॉर्मूला पर फिल करना होगा, पुट करना होगा, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन वेवलेंथ इनटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो इसलिए आपको पहले वेवलेंथ का इवेल्युएट करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपका वेवलेंथ भी इवेल्युएट हो जाएगा। तो 0.693 अपॉन टी हाफ, तो टी हाफ आपको दे रखा है 21 आवर्स, तो 21 आवर्स आपको फिल कर देना है। फिल करने का आपको लैम्डा का जो वैल्यू आएगा, वेवलेंथ का जो वैल्यू आएगा 0.03 पर आवर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, वेवलेंथ का वैल्यू पुट कर देना है। पुट करने का आप टी का वैल्यू मैंने आपको बता दिया 84 आवर दे रखा था, वहां से आप ए अपॉन ए माइनस एक्स आपको इवेल्युएट करना है। जैसे आप इवेल्युएट करोगे तो आपको जो आएगा आंसर वो 0.0625 आपका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका आंसर आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 0.0625। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2, X2 एंड HX। हाँ, रेशियो दे रखा है 2:1 रेशियो दे रखा है। ठीक है, इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HX इज -50 किलोजूल पर मोल, तो द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ X2, तो X2 का आपको बॉन्ड एंथैल्पी बताना है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 13 नंबर के यहाँ पर सोल्यूशन आप देख सकते हैं कि HX से जब हम रिएक्शन करेंगे तो आपको H2 प्लस X2 देखने को मिलेगा, उसको हम बैलेंस करेंगे तो 1/2 और 1/2 का बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। तो हमें निकालना है X2 निकालना है, तो X2 का मैंने X सपोज किया है ताकि इजी वे में आंसर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको रेशियो दे रखा था H2, X2 और HX का रेशियो दे रखा था 2:1 का रेशियो दे रखा था। जो आपका रिएक्टेंट है वो माइनस में हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, 1/2 और H2, तो H2 का आपका रेशियो दे रखा है 2x दे रखा था। ठीक है, प्लस 1/2 X2 का 1 रेशियो दे रखा था 1x हो गया। ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट आपको जो प्रोडक्ट जैसे रिएक्टेंट में आएगा बराबर की इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो और HX दे रखा था -2x, तो इधर आया तो आपका क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया, बराबर उधर होता पॉजिटिव रहता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं -50 किलोजूल पर मोल दे रखा था क्वेश्चंस में। सिंपल सा आपका x का वैल्यू इवेल्युएट कर देना है। इवेल्युएट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका 100 किलोजूल पर मोल देखने को मिल जाती है। तो x का वैल्यू आता है, इसका मतलब है कि X2 का बॉन्ड एंथैल्पी 100 किलोजूल पर मोल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप सोल्यूशन को अच्छे से देख सकते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्टली मैच नहीं है। तो आपको यहां पर देख सकते हैं कि ClF3 क्या टी शेप होता है, XeO3 क्या ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल होता है, या XeO4 जो होता है स्क्वायर पिरामिडल होता है। डी ऑप्शन यहां पर देख सकते हैं कि XeF2 क्या लीनियर होता है। तो मैं आपको बता दूं XeF2 तो आपको लीनियर होता है, ये आपका सही है। तो मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं ताकि आपको समझने में आसान हो। क्वेश्चन जो ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन था वो आपका ClF3 था। तो ये ClF3 यहां पर देख सकते हैं, ClF3 का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये टी शेप होता है और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3d होता है। ठीक है, XeO3 जो था वो आपका ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल होता है, तो नहीं, ट्रायंगुलर पिरामिडल होता है। तो ये आपका आंसर नोट करेक्टली मैच हुआ। XeO3 जो होता है यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रायंगुलर पिरामिडल होता है। इसका sp3 आपका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है,
और ये ट्रायंगुलर पिरामिडल होता है, बाई पिरामिडल नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन में बाई पिरामिडल दे रखा था, इसलिए वो आपका ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगी। और यहां पर आप देख सकते हैं XeO4 जो होता है वो आपका स्क्वायर पिरामिडल होता है, ये भी सही है। sp3d2 आपका हाइब्रिडेशन होता है, और sp3 आप यहां पर देख सकते हैं कि XeF2 जो था वो आपका लिनियर होता है, ये भी सही है। sp3d इसका हाइब्रिडेशन होता है। 14 का आपका आंसर आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। XeO3 आपका ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल नहीं होता है, आपका क्या होता है, ट्रायंगुलर पिरामिडल होता है। आपने स्ट्रक्चर देख लिया है। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन हैज एन कैरेक्टराइज्ड इनकरेक्टली। तो फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, आपको दे रखा है अल्फा डीके, इसमें अल्फा दे रखा है, हाँ BI आपको दे रखा है, और आप यहाँ पे फ्यूजन हो रहा था। फ्यूजन के टाइम में क्या ऐसा होता है, अब यहाँ पे फ्यूजन भी दे रखा है, आपको बॉम्बार्डमेंट दे रखा है, डीके दे रखा है। तो डी आंसर आपका तो सही है, ये आपका करेक्टली मैच है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया इनकरेक्टली मैच, मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन आपका गलत है, इनकरेक्टली। तो डी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि ये आपका बीटा डीके, यहाँ पर बीटा डीके यहाँ पर देख सकते हैं कि बीटा जो होता है आपका -1 होता है। तो डी आंसर आपका सही है, ये करेक्टली करेक्ट है। और सी यहाँ पर भी सही है कि सी भी बॉम्बार्डमेंट का ही रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन, ये भी सही है। देख सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन का आपका रिएक्शन देख सकते हैं, कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, और यहाँ पर आपको सही पता चल जाएगा कि आखिर सही क्या है, आखिर गलत क्या है। फ्यूजन के अंदर में क्या होता है कि स्प्लिटिंग ए हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई विद स्मॉलर मास नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूरेनियम का यूज किया जाता है, और बैरियम होता है, क्रिप्टन होता है, और आपका 3 न्यूट्रॉन होता है, 1 0 होता है। ठीक है, ये आपका फ्यूजन में होता है। फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि कंबाइनिंग 2 लाइट न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए हैवियर मोर स्टेबल न्यूक्लियर। ये आपको क्या होता है कि आपको जो हम यूज करते हैं वो आपका लाइट न्यूक्लियाई के हम यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, और उसके बाद आपको हीलियम देखने को मिलती है। तो ये आपका फ्यूजन जो ऑप्शन के अनुसार आपका सही है, बट आपका फ्यूजन जो है वो ऑप्शन के अनुसार आपका करेक्टली मैच नहीं है, इनकरेक्टली है। बाकी आप ये इक्वेशन देख सकते हैं, ये इक्वेशन आपको बीटा डीके का है, सेम है, तो ये आपका सही था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट का आपका रिएक्शन था, ये भी आपका सही है। तो 15 की जो आंसर आपका होगा, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। ये इनकरेक्टली है, ये सही नहीं है। ठीक है, ये गलत है, ये इनकरेक्टली है 15 का। बाकी बी और सी डी जो है वो आपका सही है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, पॉलीमर दोस्त कैन नॉट बी रिसाइकिल। इसमें बताना है कौन सा पॉलीमर है जिसका रिसाइकिल हम नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वो आपको थर्मोसेटिंग जो होता है वो उस पॉलीमर को आप रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि थर्मोसेटिंग जो होता है कैन नॉट डिस्ट्रॉइंग या कैन नॉट रिसाइकल्ड। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होता है, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो बेकेलाइट होता है, मेलामाइन होता है। तो थर्मोसेट जो बेकेलाइट होता है वो कभी आप इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं और नहीं इसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं। है तो 16 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, टेट्रा अल्काइल अमोनियम ब्रोमाइड कैन बी क्लासिफाइड। तो टेट्रा अल्काइल अमोनियम ब्रोमाइड जो होता है उसको हम TBAB बोलते हैं। ठीक है, TBAB भी बोलते हैं, इसको हम बोलते भी हैं, ये भी हम उसको बोलते हैं टेट्राब्यूटाइल अमोनियम ब्रोमाइड बोलते हैं, TBAB। तो वही क्वेश्चन है, इसे बताना है कैटायनिक सरफेक्टेंट होता है या अनायनिक सरफेक्टेंट होता है या नॉन अनायनिक सरफेक्टेंट होता है। डी ऑप्शन में आपका पॉलीमर दे रखा था बट वो कट हो चुका है। तो इसका जो 17 का जो आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी कि टेट्रा अल्काइल अमोनियम ब्रोमाइड या फिर TBAB जो होता है कैटायनिक सरफेक्टेंट्स होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के अंदर आपको 4 अल्काइल जो होता है, ब्यूटाइल जो होता है वो आपको अटैच हो रखा होता है। ठीक है, यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए कितने अल्काइल है, मतलब आपको 4 अल्काइल अटैच हो रखा होता है, आपको नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो कैटायनिक होता है, तो उसी को हम बोलते हैं कैटायनिक सरफेक्टेंट्स। तो आपका 17 जो आंसर आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ द प्रोटीन BSA, मतलब BSA एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं बोवाइन सीरम एल्बुमिन, जिसका आपको दे रखा है 4.7 आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स किसके pH 7 पे। तो ओवरऑल आपको बताना है कि BSA पे चार्ज क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक जो BSA का होता है वो आपका 4.7 होता है। ठीक है, और अब मैं बताता हूं कि अगर pH जो होगा, अगर pH 4.5 से लेकर के 5.0 तक अगर होता है pH, तो वहां पर चार्ज जो होता है वो आपको नेगेटिव होगा BSA का। ठीक है, अगर pH 7 होता है, मतलब कि अगर pH आपको 7 होता है या 7 से ज्यादा होता है, तो वहां पर 7 जो होता है आपका न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल की वजह से वहां पर आपको जो चार्ज होगा BSA का ओवरऑल वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो 18 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस। ठीक है, तो आपको बताना है सिल्वर आयंस का मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा। ठीक है, आपको फिर उसमें पूछा गया है कि व्हेन 0.156 ग्राम ऑफ सिल्वर सल्फेट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो मतलब हम जब सिल्वर सल्फेट को 0.156
6 ग्राम को हम डिसोल्व करेंगे 1 लीटर ऑफ पानी में, वाटर में। जब डिसोल्व करने के बाद आपको सिल्वर आयंस का मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, और यहां पर आपको मोलर मास दे रखा है सिल्वर सल्फेट का। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। जब भी हम कंसंट्रेशन निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर इसका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन निकालने का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको मोल को इवेल्युएट करना पड़ेगा, मोल का आपको पहले पता करना पड़ेगा कि मोल क्या है। लीटर तो आपको दे रखा है बट मोल आपको दे नहीं रखा है क्वेश्चंस के अंदर में, तो हमें पहले मोल को इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो मोल कैसे निकालते हैं, मोल का एक फॉर्मूला होता है मोल निकालने के लिए, वेट अपॉन मोलर मास। तो यहां पर आपको मोलर मास दे रखा है और आपका वेट भी दे रखा है, किसका, सिल्वर सल्फेट का। तो सिल्वर सल्फेट का वेट क्या दे रखा है, 0.156, और आपका मोलर मास भी दे रखा है 312 आपका मोलर मास दे रखा है। तो यहां से आप मोल निकाल सकते हैं। तो मोल इक्वल टू आपका वेट अपॉन मोलर मास, तो 0.156 अपॉन 312। तो अब उसको जब डिवाइड करोगे तो आपका कुछ इस टाइप का 0.005 आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एजी का आपको क्या निकालना, कंसंट्रेशन निकालना था। फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर होता है, ठीक है। तो मैंने मोल निकाला पहले, कि मोल निकालना जरूरी है। वेट अपॉन मोलर मास, वेट आपको दे रखा था, मोलर मास आपको 312 आपको भी दे रखा था क्वेश्चन के अंदर में। तो फाइनली आपको ये आंसर देखने को, फाइनली आपको ये इवैल्यूएट करने के बाद मोल देखने को मिलता है। तो इसको हम कन्वर्ट कर दिया 5 × 10⁻⁴, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मैंने निकाल दिया, मोल पर लीटर होता है। यहां से मोल का वैल्यू पुट कर देना है, लीटर आपको दे रखा था, वाटर में 1 लीटर आपको डिसॉल्व करना है। तो फाइनली आपको ये आंसर देखने को मिल जाती है। 19 का आंसर आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, 5 × 10⁻⁴ मोलर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर्स आर देयर फ्रॉम एन एटम इज इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो आपको बताना है HCP का आपका क्या होगा, नियरेस्ट नेबरिंग क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। HCP का जब भी आप निकालोगे तो आपका 12 नियरेस्ट नेबरिंग होता है, ठीक है। एटम्स नियरेस्ट नेबरिंग जो होता है आपको 12 एटम आपका होता है। तो आपको 20 का बी हो गया, ठीक है। FCC का भी आपको क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। और BCC का आपका 6 होता है, ठीक है। तो ये चीज को रिमेंबर कर लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ न्यू मटेरियल वाज द मेजर्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड फाउंड टू वेरी द एज बिलो। तो आपका कुछ आपको दे रखा है, डाटा आपको दे रखा है, टेम्परेचर में दे रखा है और कंडक्टिविटी दे रखा है, और आपको बताना है कि क्या इंसुलेटर होगा, सेमीकंडक्टर होगा, या मेटल होगा, या सेमी मेटल होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन कैन बी अप्लाइड। तो आप बताना ये है आपको कि इस कंडीशन का बताना है कि लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो होता है उसमें क्या होता है, प्रेशर कम होता है या प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर तो सबसे ज्यादा होता है। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, बट टेम्परेचर मॉडरेट होता है कि लो होता है। तो इसको ऑप्शन ए और बी में कोई हो सकता है, इसमें थोड़ा कंफर्म नहीं हूं, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, बट यहाँ पर देख सकते हैं कि टेम्परेचर लो होता है कि मॉडरेट होता है या हाई मॉडरेट होता है, ठीक है। तो इस 22 का आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं 22 का जो ऑप्शन सी और डी भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 22 का जो आंसर होगा वो ए या बी हो सकता है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा फ्रॉम द अर्हेनियस इक्वेशन ए प्लॉट। तो अर्हेनियस इक्वेशन ए प्लॉट के अंदर बताना है कि किसके अंदर आपका स्ट्रेट लाइन शो करेगा, क्या ln k BS टेम्परेचर के अंदर शो करेगा, या ln E BS 1/k के अंदर शो करेगा, या ln T BS k के अंदर शो करेगा, या ln K BS 1/t के अंदर शो करेगा। तो यहां पर आप सोल्यूशन देख सकते हैं 23 का जो अर्हेनियस इक्वेशन जो फॉर्मूला होता है K = A × e⁻ अपॉन RT इसका फॉर्मूला होता है। और जब हम इसको ln लेंगे तो ln लेने का यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस तरह देखने को मिलती है। जब इनटू होता है वो प्लस में आ जाता है, और प्लस में आ गया उसके बाद आप जो पावर में होता है वो इनटू में आ जाता है, यहाँ पावर इनटू में आ गया है, और ln E का वैल्यू 1 होता है। सिंपली से यहाँ पर देख सकते हैं, और y = -mx + c पे इसको अटैच कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला के हिसाब से। तो ln k = -EA अपॉन R × 1/t + ln A। तो -EA अपॉन R जो हो जाएगा वो आपको -m हो जाएगा, 1/t आपका x हो जाएगा, और ln A जो होगा आपका c हो जाएगा, इंटरसेप्शन हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन का y = -mx + c। मतलब यहाँ पर आपका स्लोप है नेगेटिव में है, तो स्लोप आपका नेगेटिव में है। इसका जो प्लॉट होगा वो प्लॉट किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, तो ln k और 1/t के रिस्पेक्ट में बनेगा, और यहाँ पर आपको स्लोप नेगेटिव रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब अर्हेनियस इक्वेशन को हम बनाते हैं तो उसका जो प्लॉट होता है वो आपका ln k और 1/t के बीच में ही बनता है।
तो 23 के जो आंसर आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ln के bs 1/t के बीच में आपका स्ट्रेट लाइन शो करेगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द इक्वेशन ऑफ लैंगम्यूर एट द ऑप्शन आइसोथर्म इज। तो आपको बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपको यूनिट बताना है। तो सिंपल मैं आपको बता दूं, आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स 1 आपका होता है। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन एग्जिबिट लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट। इस ऑप्शन में आपको बताना यह है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर की सबसे ज्यादा किसका लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट है। तो BF3 आपको पता था, BF3 का डायपोल मोमेंट आपका क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। CHCl3 का डायपोल मोमेंट कितना होता है, 1.01 D होता है, ठीक है। CH3Cl के बीच में जो आपका डायपोल मोमेंट होता है वो आपका कितना होता है, 1.87 आपको देखने को मिलती है। और CHI3 के बीच में जो डायपोल मोमेंट होता है 1.6 होता है। तो उस हिसाब से वो आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 1.8। तो डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा आपका सी आंसर का ज्यादा हो जाएगी, CH3Cl का होगा, क्योंकि इसमें ना कोलिन जो है वो 1 है और उसका इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उतना खींच नहीं पाएगा, जिसका डायपोल मोमेंट अच्छा खासा शो करेगा। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सपेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड। तो लैंथेनाइड हो या एक्टिनाइड हो या F ब्लॉक एलिमेंट का होता है। तो F ब्लॉक एलिमेंट का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लैंथेनाइड का, वो होता है N-2, ठीक है। N-2 होता है, F जो होगा वो आपको 0 से लेके 14 के बीच में होगा, ठीक है। और N-1 जो D होगा वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है, ठीक है। और NH2 होता है। उस हिसाब से आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें बताना है कि कौन सा गैस को हम यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए। तो मैं आपको बता दूं, H2 जो गैस होता है वो उसको हम यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम लोग फूड जो होता है, जो खाने की सामग्री हम लेते हैं दुकान से, शॉप से, तो जैसे लेज हो गया, कुरकुरे हो गया, तो उसके अंदर जो गैस होते हैं, उसके अंदर जो फूला हुआ गैस होता है एंटीऑक्सीडेंट गैस भरा हुआ होता है, ताकि जो अंदर की जो खाने की सामग्री है, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो खराब ना हो सके, काफी लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं हो सके। तो उसके अंदर जो आपको गैस जो भरी होती है, वो आपको गैस जो भरी होती है वो BHA एंटीऑक्सीडेंट भरी होती है और BHT भी आपको एंटीऑक्सीडेंट गैस भरी हुई होती है। BHA के मतलब जो होता है, फुल फॉर्म की बात करें तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोएनिसोल होता है, और BHT की जो मतलब फुल फॉर्म की बात करें तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन होता है। तो इसके ये आपको दो गैस जो होते हैं उनके अंदर भरे होते हैं एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको बताना यह है कि एंटीऑक्सीडेंट जो गैस होता है वो आपको H2 गैस होता है। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज प्रिडिक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक। इस ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन आपको डायमैग्नेटिक होगा। तो कॉपर प्लस आपका डायमैग्नेटिक होगा। सिंपल सा बता दो, आपको कॉपर प्लस है तो कॉपर में जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो आपको 4s1 होता है और 3d10 होता है, ठीक है। आप एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो S से आप इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा और D के अंदर आपको 10 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हो जाएगा, जिसमें आपको एक भी अनपेयर्ड नहीं है और सब के सब पेयरिंग है। तो ऑल जब पेयरिंग होने की वजह से डायमैग्नेटिक शो करेगा। तो 28 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि AgCl इज नॉट प्रिसिपिटेटेड व्हेन AgNO3 इज एडेड। इसमें बताना यह है कि इस ऑप्शन के अंदर में जब हम AgNO3 को ऐड करेंगे तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जब हम AgNO3 को हम ऐड करते हैं या ट्रीट करते हैं जिसके अंदर आपको AgCl प्रिसिपिटेट नहीं बनता है, वो आपको ऑप्शन बताना है। यहां पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में यह है कि CONH3 कोबाल्ट NH3 को हॉल 6Cl3 जब AgNO3 से हीट करेंगे तो आपको 3 मोल AgCl का प्रिसिपिटेट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम CONH3 हॉल 5 के साथ Cl और Cl2 के साथ हम हीट करेंगे AgNO3 के साथ, आपको 2 मोल AgCl देखने को मिलेगा। और CONH3 हॉल 4 Cl2 और फिर Cl के साथ हीट करेंगे तो 1 मोल AgCl देखने को मिलेगा। और CONH3 को हॉल 3 Cl3 के साथ हम हीट करेंगे AgNO3 के साथ, आपको AgCl देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर समझने वाली बात यह है, तो आयनाइजेशन स्फीयर जो होता है वो आपका ये है, ये आपका आयनाइजेशन स्फीयर है और इसके बाहर यहां पर देख सकते हैं Cl3 प्रेजेंट है। तो आयनाइजेशन स्फीयर के जो बाहर अगर Cl3 प्रेजेंट होता है, जितने भी Cl3 प्रेजेंट होंगे उतने आपको AgCl का प्रिसिपिटेट देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं आपको 3Cl3 आपको प्रेजेंट है आयनाइजेशन स्फीयर के बाहर में, तो वहां पर आपको 3 मोल देखने को मिलेगा। यहां पर आपको 2 Cl2 प्रेजेंट है
आयनाइजेशन स्फीयर के बाहर में आपको 2 मोल AgCl PPT देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक Cl आपको आयनाइजेशन स्फीयर के बाहर में प्रेजेंट है तो आपको 1 मोल AgCl देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक भी आयनाइजेशन स्फीयर के बाहर में प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर आपको एक भी AgCl देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां से आप पहचान सकते हैं कि जो भी जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर में आयनाइजेशन स्फीयर के बाहर में कोल्ड्रीन प्रेजेंट नहीं होता है वहां पर AgNO3 से हम हीट करेंगे, ट्रीट करेंगे तो आपका PPT फॉर्म AgCl नहीं देखने को मिलेगी। 29 नंबर क्वेश्चन जो आंसर आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं ये आयनाइजेशन स्फीयर है, इसके बाहर में कोई भी कोल्ड्रीन नहीं है, अंदर में है तो यहां पर आपका PPT AgCl फॉर्म नहीं होगा। बाकी यहां पर देख सकते हैं बाहर में आपका कोल्ड्रीन प्रेजेंट है, यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर आपको AgCl देखने को मिलेगी PPT। तो 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली फॉर कंप्लीट डिकम्पोजिशन द वेट ऑफ क्विकलाइम आपको बताना है। तो अगर 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो आपका क्विकलाइम मतलब CaO आपका वेट क्या होगा। सोल्यूशन देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 देता है, आपको पता है ये एक आपका रिएक्शन आपको पता होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो आपका मास होता है वो आपको 100 ग्राम मास होता है, ठीक है। और आपको CO का जो मास होता है आपको 56 ग्राम होता है। जब आपको यहाँ पूछा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हेन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड 56 ग्राम मतलब कि जब हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं नॉर्मली वे में तो आपको 56 ग्राम आपको कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइम मिलती है। तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कितने ग्राम आपको क्विकलाइम मिलेगा। तो सिंपल सा आपको बता दूं कि आपको 50 × 56 मल्टीपल करना अपने 100 से डिवाइड कर देना तो आपको 28 ग्राम देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो 30 का आंसर आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो आई होप 1 से लेकर 30 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिया हूं तो आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी आपको जो क्वेश्चन बचे हैं जो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर हो जाएगी, एग्जामिनेशन से पहले आपको जल्द से जल्द आपको कवर हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।